किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखिए। यहाँ भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। किस स्थिति में? एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए। विद्युत द्विध्रुव अनिरक्षीय स्थिति क्या होती है? किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के आवेश केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर खींचा गया लंबार्धक, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर खींचा गया लंबार्धक को विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष या निरक्षीय रेखा कहते हैं। इस स्थिति में रेखा पर उपस्थित समस्त बिंदुओं को अनुप्रस्थ स्थिति, द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। प्रश्न है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण विद्युत द्विध्रुव का तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है। नाम दिया विद्युत द्विध्रुव का कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश का परिमाण Q एवं प्रभावी लंबाई 2a है, अर्थात दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसकी निरक्ष पर केंद्र O से, इसकी निरक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक, ये हमने मान लिया। अब चूंकि बिंदु P कहां पर है? बिंदु P निरक्ष पर है और निरक्षीय रेखा लंबार्धक होती है। किसका? अक्ष की लंबार्धक होती है, अर्थात द्विध्रुव के दोनों ही सिरों धन Q और ऋण Q अर्थात A और B से बिंदु P की दूरी एक समान होगी, अर्थात AP = BP। अब चूंकि O से P तक की दूरी R है और O से A तक की दूरी A है, स्मॉल a, तो AP और BP की दूरी क्या हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय से वर्गमूल r² प्लस a², ये हमने निकाल लिया। तब अब हम निकालते हैं, तब चूंकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव में नेट आवेश तो होता है शून्य, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी शून्य नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि धन Q आवेश और ऋण Q आवेश दोनों अलग अलग स्थितियों में रखे होते हैं। इस कारण से जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होता है तो हम उस बिंदु पर धन Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऋण Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश निकालते हैं और दोनों सदिशों का परिणामी सदिश जो प्राप्त होता है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। तब हमने कहा कि तब धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ बार बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश का परिमाण धन Q अपान डिस्टेंस BP² और BP कैप। क्योंकि जहां पर भी परीक्षण हम करते हैं, जिस बिंदु पर परीक्षण करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, उस बिंदु पर ये माना जाता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो चूंकि ये धन आवेश है, ये परीक्षण भी धन आवेश है, तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और इसकी दिशा हो जाएगी B से P की ओर। प्रतिकर्षण की दिशा क्या होगी? B से P की ओर। तो हमने यहाँ पर एकांक सदिश BP ले लिया है। अब चूंकि BP² बराबर हमने निकाल रखा r² प्लस a², तो यहाँ मान रख दिया। तो बिंदु P पर धन Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान r² प्लस a² BP कैप। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो माइनस P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान AP² और AP² किसके बराबर है? r² प्लस a²। तो E माइनस Q बार इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r² प्लस a²। P कैप, जहां इसकी दिशा क्या होगी? P से A की ओर, क्योंकि ये ऋण आवेश है और धन आवेश है तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र EQ की दिशा हो गई इसके सदिश BP के सदिश, जबकि विद्युत क्षेत्र आपका जो
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू की दिशा होगी P से A की ओर, माने दो सदिश हैं, दोनों अलग अलग एक ही बिंदु P पर लगने वाले दो बलों की परिमाण तो समान है, लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग है। समीकरण 1 एवं 2 से हम देखें तो हमें स्पष्ट दिखता है कि Q धन Q आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल का परिमाण और ऋण Q आवेश के कारण लगने वाला बिंदु P पर विद्युत बल का परिमाण एक समान है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, लेकिन दोनों ही बलों की दिशाएं एक दूसरे की क्या है से अलग अलग हैं, अर्थात दोनों ही बलों की दोनों ही तीव्रताओं की दिशाएं पृथक पृथक है, एक की BP दिशा में है और एक की PA दिशा में है। तो इसका परिणामी प्राप्त करने के लिए हम ये जो आपका EQ है, EQ की दिशा है, विद्युत बल EQ या तीव्रता EQ को दो लंबवत घटक में विभाजित करते हैं। तो इसका एक लंबवत घटक हो गया EQ sin थीटा और क्षैतिज घटक हो गया EQ cos थीटा। इसी तरह से E माइनस क्यू विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो लंबवत घटक हो जाएंगे, एक नीचे की ओर आ गया E माइनस क्यू साइन थीटा और ये हो गया EQ cos थीटा। अब यहां हम अच्छे से देख रहे हैं EQ sin थीटा और E माइनस साइन थीटा दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं और EQ का परिमाण एक समान है, अर्थात EQ sin थीटा E माइनस क्यू साइन थीटा से बिंदु P पर निरस्त हो जाता है। तो लंबवत घटक जो है, लंबवत घटक बिंदु P पर लगने वाले EQ और E माइनस क्यू के लंबवत घटक एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, बच जाते हैं क्षैतिज घटक। तो EQ का क्षैतिज घटक EQ cos थीटा और E माइनस क्यू का क्षैतिज घटक E माइनस क्यू cos थीटा दोनों ही एक ही दिशा में लग रहे हैं, दोनों ही एक ही दिशा में लग रहे हैं और इसकी दिशा धन से ऋण की ओर है, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, लेकिन इसकी दिशा क्या है प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। ये देख रहे हैं EQ cos थीटा और E माइनस क्यू cos थीटा दोनों की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के ठीक विपरीत दिशा में है। तो हम इसको व्यक्त कर सकते हैं माइनस P कैप से, एकांक सदिश P द्विध्रुव आघूर्ण के एकांक सदिश से व्यक्त कर सकते हैं। तो कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी बल बिंदु P पर हो गया E इक्वेटोरियल अर्थात अनुप्रस्थ इक्वल टू माइनस P कैप, ये एकांक सदिश की दिशा, किसकी परिणामी सदिश की दिशा EQ cos थीटा प्लस E माइनस क्यू cos थीटा। चूंकि EQ क्यू के कारण तीव्रता और माइनस क्यू के कारण तीव्रता का परिमाण एक समान है और थीटा इक्वल है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया मैंने परिणामी तीव्रता हो गई -2 EQ cos थीटा यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश P। पुनः त्रिभुज AB में अभी cos थीटा को हम किस में बदल दें, R और A के पदों में, हमें R और A मालूम है तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं। ये त्रिभुज APO में देखो ये है थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण AO, कर्ण कितना हो गया AP, AO का मान है A और AP का मान हमने निकाला √r² प्लस a²। तो cos थीटा बराबर हो गया A/√a² प्लस r² और EQ का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस a²। यहाँ पर हम मान रख देते हैं तो हमें मिला E परिणामी तीव्रता अनुप्रस्थ स्थिति में परिणामी तीव्रता बराबर -2 EQ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस a² इंटू cos थीटा के मान A/√a² प्लस r² इंटू द्विध्रुव आघूर्ण एकांक सदिश द्विध्रुव आघूर्ण। अतः मैंने इक्वेटोरियल या अनुप्रस्थ स्थिति में परिणामी तीव्रता सदिश परिणामी तीव्रता सदिश बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 को हमने यहाँ किया Q इंटू 2a लिख दिया और ये 1 की पावर 1 प्लस 1/2, आधार समान है घातें आपस में जुड़ जाएंगे, एक की घात 1 है एक की घात हाफ है, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। तो इस तरह से ये हो गया E इक्वेटोरियल अनुप्रस्थ स्थिति में E का मान -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2a अपान r² प्लस a² की पावर 3/2 एकांक सदिश द्विध्रुव आघूर्ण। चूंकि सारी शक्ति जो है द्विध्रुव की किसके द्वारा नापी जाती है, द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा,
तो हम तीव्रता को भी किसके पदों में देंगे, द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में। और द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2a को हमने द्विध्रुव आघूर्ण P लिख दिया। अब हमें मिला E इक्वेटोरियल इक्वल टू -1/4πε0 इंटू P अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एकांक सदिश द्विध्रुव आघूर्ण। पुनः चूंकि R A की तुलना में बहुत अधिक बड़ा होता है, A माइक्रो नैनो और पिको की रेंज का है, जबकि R का मान मिलीमीटर सेंटीमीटर में लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो R है, R का स्क्वायर है, वो A स्क्वायर की तुलना में बहुत अधिक होगा और A स्क्वायर नगण्य हो जाएगा। तो A स्क्वायर के पद को हम उपेक्षित कर देते हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म राशि है। तो इस तरह से A स्क्वायर को उपेक्षित करने पर यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया R3। अब हमें मिला परिणामी तीव्रता -1/4πε0 इंटू P अपान R3 एकांक सदिश द्विध्रुव आघूर्ण माने पोल। अब ये माइनस यूनिट क्या P शो करता है कि जो अनुप्रस्थ स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, माने तीव्रता की दिशा है, वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के ठीक विपरीत अर्थात धन से ऋण की ओर होती है, अर्थात धन से ऋण की होती है। तो -P कैप जो शो कर रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण के ठीक विपरीत दिशा अर्थात धन से धन Q से ऋण Q की ओर। और दूसरी चीज की यहाँ भी जो तीव्रता है, परिणामी तीव्रता द्विध्रुव के कारण, वो मूल बिंदु से दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के नहीं बल्कि घन के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यदि हम चाहें कि जो आपका अनुप्रस्थ स्थिति और अक्षीय स्थिति है उसमें तुलना करना चाहें, तो अक्षीय स्थिति में हमें मिला था 1/4πε0 P अपान R3 की जगह यहाँ मिला था 2P अपान R3। तो 2 को हम यहाँ पर क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अक्षीय स्थिति में आपका द्विध्रुव आघूर्ण। तो E इक्वेटोरियल इक्वल टू -1/2 E एक्सियल, अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुदैर्घ्य की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी एवं दिशा में ठीक विपरीत होती है, दिशा में ठीक विपरीत होती है, क्योंकि अक्षीय स्थिति में दिशा किस तरफ रहती है, अक्षीय स्थिति में दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, -Q से +Q की ओर होती है, और अनुप्रस्थ स्थिति में प्लस से माइनस की ओर।